मेरी एक फ्रेंड है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड योगा प्रैक्टिशनर है. उसने मुझे एक बार ये कहा था कि अगर किसी से फैट लॉस नहीं हो रहा तो व्हेन शी सीज समवन लाइक दैट जो ट्राई कर रहे हैं फैट लॉस करने की बट नहीं हो रहा, what she said is that she sees someone जो अंदर ही अंदर थोड़े से, I won't say emotionally weak but emotionally injured है. कुछ ना कुछ इमोशनल इंजरी है और उस इमोशनल इंजरी की वजह से फैट लॉस नहीं हो रहा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फिक्स दैट. जो भी हो, यहाँ तो गो फॉर थेरेपी या मेडिटेट, राइट, जर्नल, बट एक इंटरनल स्विच की ज़रूरत होती है. एंड ये ना मतलब अभी मैं फिटनेस लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व हूँ सिंस एज 17 या 18 रफली. बट अभी भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं. एंड जब मेरा फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा डाउन होता है, डेफिनेटली मेंटल फिटनेस भी डाउन हो जाता है एंड यू स्टार्ट गेटिंग मेंटल हेल्थ ट्रबल. फिर मैं कहीं तो जाता हूँ, गोवा जाता हूँ, उदयपुर जाता हूँ, और उस ट्रिप के चौथे या पाँचवें दिन तक एक इंटरनल स्विच हो जाता है कि नहीं, अब जब बॉम्बे लौटूंगा रूटीन्स फिक्स करूंगा, स्लीप फिक्स करूंगा, मेडिटेशन और भी ज़्यादा करूंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट वो इंटरनल स्विच बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दिस इज द केस फॉर एनीवन हु इज इन अ फिट लाइफस्टाइल. आई एम श्योर यू आल्सो हैव सम स्टोरी लाइक दिस टू से. बट ये जो लोग हैं जिनको कोई इमोशनल इंजरी हो चुकी है, वो फेसिंग ट्रबल टू बिगिन फिटनेस और टू कीप इट गोइंग, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उन केसेस में ना आई थिंक एक फिज़िकल गोल होना आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल मेंटल टास्क्स अचीव करने में एक प्रकार का चैलेंज होता है. पर जब आप कोई फिज़िकल चैलेंज ओवरकम करने की कोशिश करते हो, तब आई थिंक आपका फिज़िकल सेल्फ और आपका मेंटल सेल्फ ये दोनों एक साथ आके उस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करता है. एंड दैट कैन हेल्प इन इमोशनल हीलिंग एज वेल. ये बस मेरी थियरी है, बिकॉज मेरा एग्जाम्पल लेता है. मैं आज यस एक्सटर्नली डिसेंट दिखता हूँ, पर मैं वो अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें करता हूँ वो फिज़िकल आउटकम्स की वजह से नहीं है, वो मैं अपने माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए करता हूँ, और उसका बाय प्रोडक्ट मेरी फिजिक है. तो देयर इज़ ब्यूटी जब आप एक फिज़िकल टास्क, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो MMA हो, पिक सम फिजिकल एक्टिविटी दैट यू वांट टू ओवरकम, और आई थिंक आपका मेंटल हीलिंग भी उसमें धीरे धीरे होने लगेगा. आप यहाँ एक्शनेबल दे रहे हो उनके लिए. यू आर सेइंग दैट जस्ट जंप इनटू द फिजिकल टास्क. मे बी एक काम करो, मे बी एक मैराथन के लिए साइन अप करो या एक हाफ मैराथन के लिए साइन अप करो एंड जस्ट गो फॉर इट. मैं अक्सर ना ऐसे लोग को ये इनपुट देता हूँ कि जो फिजिकल एक्टिविटी करने में मज़ा आता है आपको वो करो. Like try again attaching that element of fun to that challenge. Yeah. That's the easiest way to win. Obviously, again, if you can, then go hard like Saket Gokhale. But हर कोई ये नहीं कर पाता. Which is why even in this podcast, my whole approach is, I wish I could stay with you and just talk intense because that's who I truly am. मैं भी बहुत ज़्यादा कट्टर हूँ on the inside. But इस podcast के लिए you have to address the people who are not like yourself as well. ये एक्चुअली एक काफ़ी मुश्किल टास्क है, पता है. लाइक मैंने भी रियलाइज़ नहीं किया कि इन 7 सालों में मेरा माइंडसेट इतना हार्ड होते गया कि दिस हैज़ नाउ बिकम माई लैंग्वेज. इसीलिए जब लोग मुझे जनरल एडवाइस के लिए पूछते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं कहना चाहता कि वो मेरे बहुत पीछे है, बट आई हैव फॉरगॉटन व्हाट इट फील्स लाइक इन द बिगिनिंग. शायद ये आपको वो मेडिटेशन से मिलेगा, ability to empathize with what is not you. I think उससे बहुत मदद मिलेगी. But it's also fun being hard. I love it. And I think mostly जो audience ये वाले podcast को consume कर रही है, they're all trying to be hard like you. And it's very important. It is. वो quote पता है? Hard times create hard men. Hard men create soft times. Soft times create soft men. तो अभी हम सॉफ्ट टाइम्स क्रिएट सॉफ्ट मैन वाले फेज में हैं, एंड इट्स टाइम टू हार्डन अप अगेन. डू यू फील लाइक दैट अबाउट पीपल योर एज जनरली स्पीकिंग? मतलब ओके, नाउ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम फिटनेस एंड जस्ट आई वांट टू नो अबाउट 2000s born people, बिकॉज आप लोगों की रियलिटी हमारी रियलिटी से बहुत अलग है. फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, मेरा बर्थ ईयर 93 है, ठीक है. सो you guys are like 7 years younger than me. Like I remember 2000s born kids being children. I remember you when you were in junior KG, people your age.
एंड नाउ ऑब्वियसली ऑल इन योर मिड 20s, मैं बूढ़ा बन चुका हूँ. बट फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन, आई फील कि, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन ज़ीज़ हियर. आई फील कि दो टाइप के जेन ज़ी होते हैं बहुत जनरली स्पीकिंग. फर्स्ट टाइप इज आपके जैसे थोड़े से क्रेजी अबाउट वन थिंग एंड देन दे गो क्रेजी डीप ऑन दैट. अगस्त्य शाह आपकी तरह है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे. Zepto founders, same category. Freaking Nitish Kumar Reddy, same category. ठीक है, यशस्वी जायसवाल. सेकेंड टाइप जो फुल्ली एग्जिट, कुछ चाहिए नहीं, मतलब नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ, नॉट टेकिंग केयर ऑफ लाइक एनीथिंग. दूसरे एक्सट्रीम हाँ, पे. दूसरे एक्सट्रीम पे. हाँ, फेयर टू से. एंड आई थिंक इन लोगों का परसेंटेज इन लोगों से बहुत ज़्यादा है. मतलब आप कह रहे हो कि ये जो साइको मोटिवेटेड ड्रिवन है कम है. ये कम है, ये ज़्यादा है, पर इनकी और ज़रूरत है. वी नीड मोर पीपल टू स्टेप अप. बट ये जो पूरा बैच है जहाँ लोग मोटिवेटेड नहीं है, या आई एम अज्यूमिंग दैट इट्स दैट सेम बैच व्हिच इज इनटू एक्सेसेस ऑफ ड्रग्स, एक्सेसेस ऑफ अल्कोहल, एक्सेसेस ऑफ यहाँ से लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं. लाइक आर दे एग्जिटिंग दैट ग्रुप बी एंड कमिंग इनटू ग्रुप ए? पता नहीं चलता ना, क्योंकि जब एक बंदा ट्रांजिशनल पीरियड में होता है तो ही डजंट रियली स्टैंड आउट. ये लोग जेप्टो फाउंडर्स ये स्टैंड आउट करते हैं, ये स्टैंड आउट करते हैं. पर जो बीच में है, जो खुद को सचमुच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वो तब तक नोटिसेबल होगा जब तक वो दूसरे साइड पे पहुंचते नहीं. राइट? होंगे बहुत सारे बंदे होंगे जो कोशिश कर रहे हैं. आसपास लोग हैं. अब मेरा जो कोर ग्रुप है, आई कैन सी कि उनके अंदर थोड़ा थोड़ा वो क्रेज़ आ रहा है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम फॉर दैट. क्योंकि यार अगर मेरे ग्रुप में 6 दोस्त हैं एंड इफ आई एम द ओनली वन जो थोड़ा सा साइको है, तो लेफ्ट आउट लगने लगता है. तो इट्स गुड. अब हमारे जो टॉक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ गेटिंग दैट 1% मेंटालिटी. ग्रोथ ओरिएंटेड. यस, ग्रोथ ओरिएंटेड. ग्रुप ए इज ऑल माम्बा मेंटालिटी, सारे के सारे, और बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप में. ये नई टर्म है मेरे लिए, माम्बा मेंटालिटी. जब आप शीशे में खुद को देखते हो वो ये माम्बा मेंटालिटी. जस्ट सेइंग, इट्स एग्जैक्टली दिस. लाइक आई वुड ब्रैकेट यू एज द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ माम्बा मेंटालिटी विदाउट बीइंग एन. क्योंकि समटाइम्स पीपल थिंक दैट माम्बा मेंटालिटी इज आल्सो, इट मींस दैट यू आर एन एसोल. आई डोंट थिंक सो. Maybe you're an to yourself, which is also, it's not a bad place to be. It's fun. Okay. और Gen Z के बारे में बात करना चाहूँगा. पता है, जब मैं एज 24 का था ना, I was creating fitness content, मेरे audience demographics 90-10 थे. 90% males, 10% females. And my challenge was to get girls to accept the idea of lifting weights. I think the world has changed a lot in the last 10 years, और लड़कियां भी जिम को embrace कर रही हैं. Correct? Gen Zs are more into fitness and weight training, especially the girls, as compared to girls my age. Now girls my age are also into it, क्योंकि at 30 a girl has to go into some kind of strength training. Right. आपके बहुत सारे female fans भी है, and it's not just because you're a good looking guy, it's also because of who Saket Gokhale is as a content creator. Fair to say? अपने female demographic वो नहीं बताता. डेमोग्राफिक आई थिंक 96.4 या 97.3 ऐसे कुछ है. ओके, आप मतलब मेनली मेल ऑडियंसेस, बट द परसेप्शन इज दैट यू हैव अ वेरी बिग फीमेल लाइक फैन फॉलोइंग. परसेप्शन है, आई गेस. रियलिटी अलग है. अपने फीमेल फैंस को क्या कहना चाहोगे? अगर आप लिफ्टिंग करते हो, कीप डूइंग इट, बिकॉज आई थिंक अगले 5 साल में ऐसे 1 या 2 फीमेल क्रिएटर्स आएंगे जो फीमेल्स को लीड कर सकेंगे. हेल्थ में, फिटनेस में, ट्रेनिंग में. बिकॉज एक मर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता है. राइट? आई एम श्योर आपके जो रोल मॉडल्स हैं काफ़ी ज़्यादा मेल्स हैं. वो ब्रो माइंडसेट, रिलेटेबिलिटी होती है. अ फीमेल कांट फुल्ली रिलेट टू अ मेल. इसीलिए आई होप अगले 5 सालों में ऐसे 1-2 क्रिएटर्स, फिगर्स आएंगे हु कैन लीड all the females in the right direction. I wonder why it's not happened already. Because यार इंडिया में चीज़ें थोड़ी सी लेट होती है. इंटरनेशनल फिटनेस की जो दुनिया है उसमें बहुत सारे फीमेल्स हैं. इवन दो मैं फॉलो नहीं करता, आई एम अवेयर. पर इंडिया में इवन अगर आप 5 साल पहले फिटनेस की दुनिया देखोगे, वो बहुत ज़्यादा अलग थी.
इन द सेंस कि जिम के अंदर मे बी फॉर एवरी 100 men देर वर ओनली 2 females ट्रेनिंग, एंड बी कंटेंट भी बहुत अलग था. फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब, पर आज वो रेशियो थोड़ा सा बदल गया है. एंड जस्ट बाय दैट चेंज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि और 5 सालों में वो रेशियो और इम्प्रूव होता जाएगा. सो आई थिंक ओवरऑल इंडियन फिटनेस स्पेस में फ्यूचर काफ़ी पॉजिटिव है. Okay, back to Gen Zs. I want to talk about addictions, beginning with from the outside looking in. ऐसा लगता है कि Gen Zs are more sexually oriented. मतलब sexuality ज़्यादा है. Is that correct? आई थिंक इट्स करेक्ट, बट उसके कई एक्सटर्नल रीजंस हैं. आई एम गेसिंग जब हमारे पेरेंट्स फॉर एग्जांपल टीनेज डेज में थे, पोर्नोग्राफी ये सारी चीज़ें नहीं थी, राइट? उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था. आजकल इन सारी चीज़ों की वजह से, डेटिंग एप्स की वजह से ब्रेन्स काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज हुआ है. How was it growing up as a Gen Z? ये मैं नहीं समझ पाता कभी कभी. Because okay, I'll tell you. For example, growing up as a millennial, born in 93, Facebook came around in 2006-7 in India. I was 13. So my reality pre-13 and post-13 was quite different. Pre-13 ज़्यादा physical activities थी वगैरह, and post-13 became deeply about social media. Like we would all look forward to logging onto Facebook, going there, uploading. But आपके लिए in 2006 you must have been 6 years old. या कैसी reality थी? मेरी ये थ्योरी है कि मैं बेस्ट पॉसिबल जनरेशन में ग्रो हुआ हूँ. बिकॉज आई टेल यू, मुझे वो दिन याद है जब इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल जस्ट आया था और वो सिर्फ फ़ोटोज़ शेयर करने के लिए एक ऐप था. एक्चुअल सोशल मीडिया का क्या पर्पस है? टू कनेक्ट विद पीपल, करेक्ट? तो हम सब सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करते थे, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल. तो मेरा जो भी चाइल्डहुड है बिफोर सोशल मीडिया, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बोर्ड गेम्स खेला हूँ, दोस्तों के साथ नीचे खेलता था, हाइड एंड सीक, चोर पुलिस, मुझे वो सब भी मिला है. एंड सोशल मीडिया पागल होने के पहले जो अच्छी स्टेज थी वो भी मिली है, जहाँ पर हम फेसबुक के साथ मुंबई में जो दोस्त है उसके साथ कनेक्टेड रह पाते थे. ये बहुत कूल चीज़ थी तब. इंस्टाग्राम पे अगर मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पे गया हूँ, उसके फ़ोटोज़ मैं शेयर कर सकता हूँ. तो बिफोर इट गॉट टॉक्सिक मैं ये एक्सपीरियंस कर पाया और अपना चाइल्डहुड अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाया. आई थिंक इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम. मैं जिन लोगों को देखता हूँ हु आर 5 years यंगर देन आई एम, तो वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इवन किड्स इन माई सोसाइटी जो मुझसे छोटे हैं, तो वो आजकल नीचे खेलते ही नहीं हैं. वो पूरा दिन अपने फ़ोन्स पे ही चिपके हुए होते हैं. कुछ सोशलाइजिंग नहीं, कोई गेम्स नहीं. हम जब छोटे थे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फ़ोन ही नहीं था. आइदर घर पे रह के बोर हो जाओ या नीचे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाओ, ये 2 ऑप्शन थे. इसीलिए हम 20-30 लोग नीचे आके कोई ना कोई क्रिएटिव गेम्स इन्वेंट करते थे, वो खेलते थे. तो हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो आई थिंक काफ़ी अच्छे से हुई. पर उसके बाद जैसे मैंने कहा, व्हेन इंस्टाग्राम वाज जस्ट अ फोटो पोस्टिंग ऐप, वो स्टेज मेरे लिए तब थी जब मैं अराउंड 10th ग्रेड में था. एंड उसके बाद टीनेज लाइफ वो सब शुरू हुई, प्रॉपर टीनेज लाइफ. पर आजकल के जनरेशन को वो सब व्हेन दे आर इन 6th ग्रेड मिल रहा है. तो दैट इज़ नॉट नाइस. उनके ब्रेन्स पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता होगा. सो आई थिंक दैट इज़ जेन जी. Okay. दैट इज़ हार्ड कोर जेन जी, आई थिंक. But 2005 born, 2006 born. या लाइक 4 years का गैप. Gen Z खत्म कब होता? Like when does Gen Alpha start? 2010 roughly. जेन अल्फा भी होता है. I know कि अब Gen Beta start हुआ है 2025 में. क्या चल रहा है इंटरनेट पे. This is the AI generation. कि they will be born in the world which is run by AI. लिसन, Whole other. आई एम स्कैर्ड. नहीं, लाइक मुझे अपने बच्चों के लिए अभी से ही चिंता हो रही है. आपके ऑडियंस डेमोग्राफिक्स क्या है? आप इसी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाते हो? आई थिंक मेजरली 18 to 25. It's like your age. हाँ, So 2000 to 2010 born roughly या speaking. उनके प्रॉब्लम्स क्या है? Like what's that full group looking forward to in life? Or what are they trying to solve? उनके सबसे बड़े प्रॉब्लम्स यही है कि वो डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे. जो भी सब्सक्राइबर्स मुझे आके मिलते हैं, ऑफ कोर्स दे से वेरी वेरी नाइस थिंग्स एंड आई एम हैप्पी कि मैं उनकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव तरीके में इम्पैक्ट कर सकता हूँ. पर उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आए हैं
कि वो उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अटैक नहीं कर पा रहे. दे आर नॉट एबल टू टैकल ऑल ऑफ देम. इसकी वजह से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा उनसे. डिस्ट्रैक्शंस लाइक सोशल मीडिया, रील्स, द एल्गोरिदम, इंटरनेट, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन, फूड फॉर दैट मैटर. ये आई थिंक जेन जी, हमारा जेन जी, अब अपडेटेड जेन जी, उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल है मॉडर्निटी. एंड पता है क्या, मॉडर्निटी इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उन सारे लोगों के पास एक ही सोल्यूशन है. इट इज़ टू गो इन द एक्सट्रीम अदर एंड. अपना फ़ोन मत यूज़ करो, डेटा बंद रखो, इंस्टाग्राम मत खोलो. मोस्टली हर कोई रील्स यूज कर रहा है अब बहुत ज़्यादा. एटलीस्ट फॉर पीपल माय एज इट्स बिकम अ थिंग. Oh, yeah. हर कोई बहुत रील्स ज़्यादा. यूज करता है, अपने आसपास के 3-4 क्लोज फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा रील्स भेजता है. या It's become like breathing, I feel, for the whole world. इट्स बिकम नॉर्मल, Yeah. विच इज़ सो सैड, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है. मतलब एक इंसान की डिफॉल्ट सेटिंग अब ये है कि फ़ोन निकालो, रील्स खोलो. या एंड रिमेंबर मैं बात कर रहा था कि मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करना है. तो 1-2 साल में कई मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर मैं खुद को कैच करता हूँ कि आई एम स्लिपिंग अवे. फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली 365 डेज में से मैं कभी उठने के जस्ट बाद अपना फ़ोन नहीं चेक करता, मैं स्क्रॉल नहीं करता. पर आई फाउंड माई सेल्फ स्लिपिंग अवे कि अलार्म बज गया है, अलार्म बंद करो, यूट्यूब खोलो, एंड देन आई शट द ऐप. आई एम लाइक, ये और डीप हैबिट बनने के पहले मुझे रुकना पड़ेगा. सो इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम. लेट्स पॉज दिस हियर. ये जो आप ऑब्जर्व करके खुद को रोकते हो, दिस कैन बी अप्लाइड टू सिगरेट्स, ड्रिंकिंग, sex, every bad habit you can think of, excess social media use. पर आप खुद के ब्रेन को पॉज करके क्या कहते हो खुद को, ये पूछना चाहूँगा. एंड मोर ओवर, पहले तो आप अपने ब्रेन को पॉज कैसे करते हो? बिकॉज आई एम वेरी इन टच विद रियलिटी. और क्योंकि मुझे इतना अलोन टाइम मिलता है, मुझे पता है कि इफ़ आई स्टार्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन तो ये हो सकता है. मैं सारे पॉसिबल आउटकम्स मैप आउट कर सकता हूँ बहुत ही रैशनली सोच के. एज अ पॉडकास्टर माई जॉब इज़ टू अंडरस्टैंड योर माइंड एंड हार्ट. ठीक है. प्लस मैं एक फिटनेस की लेंस से पूरा पॉडकास्ट जांच रहा हूँ. डॉक्टर ह्यूबरमैन ने एक न्यूरो साइंस का पॉडकास्ट बनाया जहाँ उन्होंने कहा कि ब्रेन में एक हिस्सा है जिसका नाम है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स. या विल पावर. हाँ, बेसिकली जब आप खुद को ना कहते हो, Yeah. वो मसल वर्क हो जाता है. या सो आई वाज जस्ट गेटिंग टू दैट. गो ऑन. बाय मी सेइंग नो एंड पॉजिंग, मैं उस हिस्से को, आप उस हिस्से को एक मसल की तरह विजुअलाइज कर सकते हो. जितने बार यू लेट योर सेल्फ स्लिप अवे, वो मसल वीक होता जाएगा. इन केस ऑफ अल्कोहल, सिगरेट यूज़, ऐसे केसेस में वेन एवर यू रीच आउट फॉर दैट सिगरेट, वो मसल श्रिंक हो रहा है, इट इज़ गेटिंग वीकर. एंड एज इट गेट्स वीकर और एज द हैबिट गेट्स डीपर, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. ये बात मुझे पता है, इसीलिए क्योंकि मैं उस ट्रैजेक्टरी को देख सकता हूँ, मैंने पहले ही पॉज किया, उस थॉट को देखा और रियलाइज़ किया कि दिस हैबिट माइट गो इन अ वेरी बैड डायरेक्शन, इसीलिए मुझे अभी रोकना पड़ेगा. एंड एवरी टाइम मैं उस हैबिट को रोकता हूँ, वो जो ब्रेन रीजन है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और वो मसल थोड़ा सा स्ट्रेंथन होता है. मैं ये सोचा कि जहाँ तक साकेत पहुँचे हैं, वहाँ तक पहुँचने में भी मेहनत लगी है. और मैं ये कहने वाला था कि मे बी साकेत इज़ वेरी कनेक्टेड टू हिज ओन बॉडी, विच इज़ वाई ही इज़ एबल टू टेक हिज हैंड एंड पुट हिज फोन ऑन द साइड. या राइट. बट इन ट्रूथ आपका एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, आपके डाइट की वजह से, आपकी फिटनेस की लाइफ. यस, ऑल थिंग्स कंबाइंड की वजह से. So all in all, if you don't want to go down that addiction route, अपनी physical fitness पर काम करो. That helps you like deal with the other stuff also. काम करो मतलब इट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. अगर आप बहुत खोए हुए हो तो वो आपको एक एस्केप दे सकता है, टू ट्रेन दैट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. I'll give you a bro talk right now. I'm 31. I'm at a stage in life जहाँ मैं मेरे आसपास के दोस्तों की लाइफ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ. At 24 भी ये होता है, बट एट 31 ना एक लड़के और लड़की की रियलिटी भी यही होती है कि यू स्टार्ट लुकिंग बैक एट कॉलेज, यू स्टार्ट लुकिंग एट द टाइम यू स्पेंट सिंस कॉलेज. व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव योर रूटीन्स बिन, व्हाट हैव योर चॉइसेस बिन,
एंड देन यू मीट योर फ्रेंड्स समटाइम्स वंस अ ईयर ट्वाइस अ ईयर, और आप उनकी चॉइसेस को साइलेंटली नोटिस करते हो, और जहाँ तक आप पहुँचे हो इट मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस दे हैव रीच्ड. सिमिलरली आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने माम्बा मेंटालिटी का फ़ायदा उठाकर आपके आसपास पहुँचे, बट you almost start feeling bad for the guys who have now moved away, and you reach a point where you don't even want to motivate them because you know कि आपकी mentality और उनकी mentality में बहुत difference है. Wow. And it's a very early 30s thing. और ये बात है ना, आप सिर्फ वो growth mentality वाले bros के साथ कर सकते हो, because वो बाकी के bros समझेंगे भी नहीं कि आप क्या कह रहे हो, और वो चाहते भी नहीं कि आप उन्हें कुछ कहें. So you almost let some of your friends slip away into that ocean of addiction, ocean of nothingness. Close friends. Yeah. Little 31 reality of early 30s. नहीं, पर मैं देख सकता हूँ उसे. I can see it. I can see it happen. And अगर मैं अपने past को थोड़ा सा analyze करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि this has happened a little. Maybe 31 age पे ये जितना extremely होता है उतना नहीं, but it has definitely happened. जैसे डेल्टा कहते हैं, डेल्टा इज टू बिग, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन. और पता है अब एट अर्ली 30s क्या क्या होता है, बेसिकली अगर आप हेल्दी भी हो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े से गिरते हैं. सो यू हैव टू चेंज योर fitness, health routines, change your diet, you start getting injured more often, you age a little bit, you're still healthy and you still made the right choice, और फिर भी आपके बॉडी के साथ ये हो रहा है. So imagine the guys who have not taken care of themselves. And उनको पता है, you know what visceral fat is? वो जो एकदम कड़क मोटापा रहता है, that's visceral fat basically, जो आपके organs के ऊपर है. You see visceral fat building up in them visually. कड़क toned. And that's damn dangerous. You know कि this guy is dealing with some fatty liver, some pre-diabetic shit. So I'm questioning again back to the younger generation, जो वो group B है, जो बिल्कुल भी अभी motivated नहीं है, which is involved in some kind of vice very deeply. I'm little scared about what will happen to them at 31. Little scared नहीं, I'm very concerned. बहुत ही ज़्यादा. That's why I said कि जिस दिशा में ये दुनिया जा रही है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आने वाले हैं. एंड आई फील सैड. और ये भी एक रीज़न है कि मैं जो करता हूँ और जो प्रीच करता हूँ वो करता हूँ. इट्स बिकॉज अगर मेरी मेन डेमोग्राफिक 18 to 25 है तो ये आपका चांस है उस चीज़ को बदलने के लिए. काफ़ी हार्डकोर साउंड करता है, मे बी आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट समवेयर डीप डाउन आई केयर अबाउट यू एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू हियर, नॉट व्हाट यू वांट टू हियर. ऑल्सो पर्सपेक्टिव ये है कि एज 25 पे बदलना शायद थोड़ा मुश्किल है एज कम्पेयर टू चेंजिंग एट एज 18, बट एज 31 पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. एक थियोरी है, शायद एज 31 पे बदलना मुश्किल इसीलिए हो सकता है क्योंकि 18 से लेके 31 तक कितना 13 ईयर्स का टाइम जा चुका है, और उन 13 ईयर्स में वो जो ब्रेन रीजन है वो और सॉफ्ट होते गया है, राइट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल बैड एंड वीक डिसीजंस. तो उसकी वजह से विल पावर इतनी कम हो जाती है कि मे बी तब बदलना मुश्किल हो सकता है. हो सकता है, जस्ट अ थ्योरी, अभी अभी स्ट्राइक हुआ. आई थिंक इट्स एग्जैक्टली दिस. इट्स बेसिकली मतलब 25-26 तक पहुंचने तक आपको उठ जाना चाहिए. बदल लो लाइफस्टाइल. आई डोंट नो, आई मीन आप 24 इयर्स के हो तो आपके जो ब्रोज है, जो प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स, आई एम अज्यूमिंग कि बहुत करियर प्रेशर है एट दिस पॉइंट, राइट? आई रिमेंबर दैट्स व्हाट 24-25 यूज्ड टू बी. मुझे तो दिखाई देता है उनके जो भी वर्किंग आवर्स है वो भी काफ़ी क्रेजी होता है, बट दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट माई ग्रुप, क्योंकि वो 6 बजे जाते हैं, 5:30 को जाते हैं, एंड दे स्टिल डू एवरीथिंग आई डू इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्ट्रेसफुल जॉब. रूटीन ओरिएंटेड. यस. तो फिर क्वेश्चन आता है कि अगर वो कर सकते हैं तो सब कोई हर कोई कर सकता है, राइट? बस वो अंदर से आना चाहिए. वही है, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन या इन्फ्लुएंस आपको वो सारी चीज़ें करवा नहीं सकता, वो अंदर से ही आता है. किसी को कट ऑफ कर रहे हो एट द स्टेज? हाँ, कर रहे थे. सो कट ऑफ वॉलंटरली नहीं कर रहा था, पर अलोंग द वे हो गया. पता नहीं कैसे हुआ, पर हो गया. और जो बचे हैं वो मेरा कोर ग्रुप है. मेरा सर्कल बहुत ही छोटा है, मैं ज़्यादा सोशल इंसान नहीं हूँ. मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त, तो वो टाइट सर्कल बहुत छोटा है.
एंड फनी बिकॉज वो सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं एंड दे हैव स्टेड ग्रोथ ओरिएंटेड ये you don't hear this kind of stuff often. या I don't know anyone where their childhood group is entirely growth oriented. या Like you're the first person. नहीं मैंने भी सुना नहीं है. हमारे ग्रुप के अलावा मैं जिन लोगों से बात करता हूँ उनका इतना ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप नहीं रहता. मे बी एक इंसान होता है, 2 दोस्त होते हैं, बट नॉट द एंटायर पैक. Relationship के क्या scenes है with guys your age? As in? Do guys want commitment? Do they want sexual experiences? So I can only talk from my group's perspective. Sure. So मेरा जो ग्रुप है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, आप कह सकते हो. वेरी लाइक माइंडेड पीपल. इसीलिए हाँ उनको कमिटमेंट चाहिए, उनको इन द लॉन्ग रन एक फैमिली चाहिए. बट अगेन इट्स वेरी रेयर टू कम अक्रॉस दीज पीपल. आप कभी हाउस पार्टीज पे जाते हो? नहीं. Do you ever socialize with people who are not your friend group? फॉर एग्जाम्पल आज का जो भी पॉडकास्ट है ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट है. इसके पहले हम मंक के ऑफिस में गए थे, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोशल इवेंट था. इतने सारे लोगों को एक साथ देखना, हाय हेलो स्मॉल टॉक, ये सब कुछ मतलब काफ़ी टाइम हो गया था जब से ये हुआ है. ऑफ कोर्स जिम में स्मॉल टॉक होता है, बहुत सारे हाय बाय फ्रेंड्स होते हैं, पर मैं जिम में सोशलाइज करने के लिए जाता नहीं हूँ. मैं ट्रेन करता हूँ और निकलता हूँ, इसीलिए सोशल इवेंट्स काफ़ी रेयर है. आप ट्रूली एक मिनिमलिस्ट हो, ये मुझे पता चला. ट्रूली मतलब एट हार्ट आप के बहुत बेसिक लाइफ चॉइसेस हैं. कीप योर लाइफ बेसिक एंड यू आर नॉट इवन अलाउइंग एक्सटर्नल सोशल इन्फ्लुएंसेस टू कम इन एंड अफेक्ट योर थॉट्स. पता है क्यों? पेरेंट्स. इट्स द अपब्रिंगिंग. सिंपल महाराष्ट्रियन फैमिली, उन्होंने मुझे जिस प्रकार से रेज किया है, आई रिस्पेक्ट दैट, और मुझे हर दिन उसके लिए ग्रेटफुल लगता है. अगर उन्होंने मुझे एक सिंपल तरीके में रेज नहीं किया होता, आई वुडेंट बी वेयर आई एम टुडे. शायद मुझे 3 साल पहले कोई क्रेज़ आ जाता, मटीरियलिस्टिक, कुछ ये लेना है वो लेना है, एंड आई वुड गेट सक्ड इनटू दैट. और वो भी इन अ वे एक डिस्ट्रैक्शन है. आई वुड फॉरगेट दिस होल पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. पूरा क्रेडिट उनको जाता है एंड उनका क्रेडिट उनके पेरेंट्स को जाता है. तो ये काफ़ी जनरेशनल है, क्योंकि अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, वो गुजर गए, पर एज फार एज आई कैन रिमेंबर उनके साथ भी मेरे जो भी कॉन्वर्सेशंस होते थे, सिंपलेस्ट पीपल, वेरी सिंपल, बहुत हम्बल, डाउन टू अर्थ, और वो सारे क्वालिटीज़ मेरे अंदर आए हैं. In short मैं ये कहना चाहता हूँ कि like I want to travel with someone like you. Feel it'll be a vibe traveling. Yeah, it will. And वो भी like you know some adventurous travel. Like I love like distant, long distance treks वगैरह. Like actually going out. इस तरह की travel, does it interest you? Treks? Yeah. इतना नहीं, बिकॉज ट्रेनिंग मेरे लिए अभी भी एक प्रायोरिटी है, और ऐसे ट्रैक पे जाना इसका मतलब आई एम इन अ डिट्रेन्ड स्टेट. मे बी फ्यूचर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर मुझे सचमुच ट्रेनिंग से एक मेंटल ब्रेक चाहिए. लेट्स गो, वील प्लान समथिंग. Yeah, I feel ये जो extreme travel रहता है definitely changes something. ट्राई किया है कभी? I've done a 100-kilometer race in 36 hours. That was fucked up. 100 kilometer race? In 36 hours finished it. Running? नहीं, walking, but it's horrible. मतलब आप Respect. एक vlog है उसका. Respect. And my DOP Rajas, who's still with us, उसने कुछ 60 या 70 किलोमीटर मेरे साथ वो चला गिम्बल और कैमरे के साथ. Respect to Rajas. But knees, hips, everything got wrecked. I feel वो ना वहाँ मेरी एक मेंटल लिमिट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई. I hated every minute of it. And basically 10-15 किलोमीटर के बाद your knees just blow up. And 30 किलोमीटर के बाद जितने भी लोग हैं जो रेस में हिस्सा ले रहे हैं, everyone's knees blow up. Everyone is walking through pain from kilometer number 30 to kilometer number 100. Mental training. अब कुछ तो ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, ये जो स्टोरी तूने शेयर की ना. और पता है अल्ट्रा मैराथनर्स क्या होता है? पता है, ये ऐसे रेसेस होते हैं जो 100 माइल्स के ऊपर जाते हैं. दैट्स लाइक अ अल्ट्रा मैराथन. डेविड गॉगिन्स पता है? हाँ. तो उसने उसका 240 माइल रेस का एक्सपीरियंस शेयर किया था. 240 माइल्स, थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकंड. So it's 350 किलोमीटर्स. क्रेजी है थोड़ा, like 72 आवर्स या कुछ लगे थे. तो उसने डिस्क्राइब किया कि
उन 72 आवर्स में उसको 7 to 8 years वर्थ ऑफ लाइफ टाइम के लेसन्स मिले, क्योंकि द वे ही डिस्क्राइब्ड इट इज माइल 60 पे ऑफ फीलिंग ग्रेट, आपको लगता है कि आप और आगे जा सकते हो. माइल 70 को क्रैश आता है, यू फील डिप्रेस्ड, आप बहुत ही पेसिमिस्टिक जोन में चले जाते हो, आप मौत के बारे में सोचने लगते हो, यू फील लाइक स्टॉपिंग. फिर जस्ट बाय सर्वाइविंग एंड गोइंग थ्रू इट यू फील गुड अगेन, यू फील बैड अगेन. तो ये लाइफ की जो नेचुरल ट्रेजेक्ट्री है उससे बहुत सिमिलर है. तो इन अ वे दीज रेसेस अलाउ यू टू एक्सपीरियंस मोर ऑफ लाइफ इन अ वेरी कंडेंस्ड टाइम फॉर्मेट. Some moments happen. Like मुझे याद है बेसिकली हमने सुबह के 4 बजे स्टार्ट किया, ठीक है, बाय लाइक 4 PM 12 आवर्स लेटर बॉडी काफ़ी रेक्ट हो गई थी, लाइक बिकॉज अब दोपहर में भी चल रहे हो वगैरह, नीज बहुत पेन कर रहे हैं, हिप्स बहुत पेन कर रहे हैं, एंड यू नो यू आर नॉट गोइंग टू गेट टू स्लीप दैट नाइट एंड यू शुड जस्ट कीप वॉकिंग. तो मुझे याद है कि जब मैं कुछ 2 AM को 3 AM को वॉक कर रहा था, एंड इट्स ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेरेन, अप माउंटेन्स डाउन माउंटेन्स वगैरह, योर जॉइंट्स आर हर्टिंग लाइक क्रेजी. बट एक पॉइंट था जहाँ फ्लैट लैंड था, विच वॉज बेसिकली स्टिल इंटेंस टू वॉक, बट वो फ्लैट था, इट वॉजंट अप वॉजंट डाउन. और हमारे सामने एक माउंटेन था, ठीक है, मैं माउंटेन को देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, because it's 100 kilometers. People don't understand how long even 5 kilometers is till you actually begin to. I'm walking. I'm just staring at the mountain for like 15 minutes, 20 minutes. कोई आपस में बात नहीं कर रहा एक दूसरे से. And at one point, it was almost like the mountain started wobbling like this. My God. And it became like liquid, and I almost felt like the mountain spoke to me. I don't even remember what it said, but I was like, yaar, I didn't know कि a human body is capable of feeling this. फिर 4 बजे तक हम एक चेक पॉइंट तक पहुँचे, ठीक है, बट once we reach that checkpoint we realize that you'll have to wake up in 1 hour if you want to complete the race in Mental. Very mental. तो 5-5:30 को हमें जगाया, and your knees don't bend. फिर फिजियोज होता है वहाँ, और फिजियोज आपके नीज को लूजन अप करता है, and then you get up and you eat an idli and then you take a painkiller somewhere in the race. ये इंडिया में थी रेस? हाँ, and I actually don't recommend it. See, now there's a story to tell, Yeah. but I almost regret that. और वहाँ ना बहुत ज़्यादा कैरेक्टर रिवील्स होते हैं, लाइक जो एक इंसान है अंदर ही अंदर वो निकल के आता है. Yes. And I remember Rajas और मैं we became closer because we understood each other deeper, but just very important hardening event. Yeah. You know? Which is why I mean, और ये ना, ये जो हम ग्रुप बी की बातें कर रहे हैं, ये एक ऐसा वो जे कर्व वाला लाइफ इवेंट हो सकता है. और आई थिंक ऐसे ही इवेंट की ज़रूरत है उनको सचमुच धक्का देने के लिए. गाड़ी को धक्का स्टार्ट करते हैं ना, वैसे उनको ज़रूरत है. इसलिए लोग ayahuasca, मशरूम्स, ये इन सारी चीज़ों को चेज करते हैं, साइकेडेलिक्स. पर ये जो रेस तूने बताई ना, मुझे ट्राई करनी है सचमुच. नॉट फॉर द फिजिकल, पर मुझे देखना है कि उस रेस और उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं क्या क्या मेंटल चीज़ें अनलॉक कर सकता हूँ. और कभी कभी वो जो लॉक चीज़ें होती है उनको अनलॉक करने के लिए ऐसे चैलेंज की ज़रूरत होती है. ब्यूटीफुल. ऐसा कुछ किया अभी इस साल मैंने प्रेप की, वो मेरे लिए इसी टाइप का चैलेंज था, क्योंकि मैं पास्ट में कभी 6% बॉडी फैट के पास नहीं गया हूँ. तो वो जो 12 वीक्स है, आउटकम से ज़्यादा मैं प्रोसेस को चेरिश करता हूँ और प्रोसेस को देखता रहता हूँ कि क्या क्या था वो जो भी स्ट्रगल था. भूख लगती है यार, बहुत भूख लगती है. व्हेन यू आर एट 7%, कोई फैट नहीं है, भूख लग रही है, बट यू स्टिल हैव टू वॉक, यू स्टिल हैव टू ईट बोरिंग फूड, ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रगल है वो. पर फिर आप उसको ओवरकम करते हो, एंड अलॉन्ग द वे आप अलग अलग चीज़ें अनलॉक करते हो. और ये क्लियर चीज़ें नहीं होती. इफ़ यू आस्क मी कि वो क्या चीज़ है, मैं बता नहीं पाऊँगा, पर कुछ तो है. लेट्स जस्ट से कि नए पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं अबाउट लाइफ थ्रू सफरिंग. एट दिस स्टेज आप क्या जान रहे हो खुद के बारे में? बिकॉज अगेन एज अ पॉडकास्टर मैं ह्यूमंस को स्टडी करता हूँ. आई एक्चुअली फील यू आर अ वेरी मिनिमल सिंपल गाय. आप डेफिनेटली खुद की मेंटालिटी को बहुत दूर तक लेके गए हो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल फॉलो यू एंड दैट्स व्हाई पीपल आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट टिल दिस पॉइंट. मैंने ये नोटिस किया, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स फेड अवे हो गए, दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ excess addiction and excess yes men around. It's one of these three. I've always noticed. सारों में ये commonality है.
मे बी एक और कॉमनैलिटी है, द डिज़ायर टू स्टॉप इम्प्रूविंग, वो भी हो सकता है। या बिकॉज मैंने खुद अपने एनालिटिक्स बहुत ऑब्जर्व किया है, मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन फेजेस में मेरा खुद का डिज़ायर या ड्राइव कम हुई है, वैसे फेजेस में वो मुझे अपने कंटेंट में और नंबर्स में बहुत रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है। मतलब जो आपके बॉडी के अंदर चल रहा था वही आपके बॉडी के बाहर भी होने लगा। या होने लगा। और जिस दिन या जिस ट्रेनिंग फेज में, फॉर एग्जांपल सिंस मेरा फिटनेस चैनल है, श्योर जिस ट्रेनिंग फेज में मैं बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी ही करनी है, ऐसे फेजेस में नंबर्स वापस ऊपर जाते हैं। एंड आई एम सेइंग दिस कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इसीलिए है बिकॉज मैं एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट डालता हूँ, राइट। मे बी फॉर टॉपिक बेस्ड कंटेंट ये अप्लाई नहीं करेगा, पर एटलीस्ट फॉर एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको खुद इम्प्रूव होना पड़ेगा। आप लोगों को 3 साल पहले वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं बता सकते, यार मैंने 3 साल पहले ये किया था, हैंस आई एम स्टिल क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस। नहीं, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग। और जिस दिन आपकी खुद की ह्यूमन ग्रोथ बंद होगी, आपको क्यों लोग देखेंगे? फेयर, लॉजिकल। मैंने एक्चुअली ये वाली बात हार्दिक पांड्या से की थी, आस्किंग कि व्हाट इज द कोर ऑफ व्हाई यू हैव ग्रोन। तो उन्होंने कहा कि बिकॉज आई हैव ग्रोन इवन आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। मतलब इट्स नॉट जस्ट इम्प्रूविंग एज अ क्रिकेटर, यू वर्क टेक्निकली कर ले तो, बट इट्स इम्प्रूविंग एज अ ह्यूमन ग्रोथ, लर्निंग डिफरेंट थिंग। उन्हें जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ पता है, साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है। हीज अ क्रिकेटर, डजंट हैव टू लर्न दीस थिंग्स, बट इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सी कोरिलेशन है। So 4 factors. या तो too much some kind of addiction, pot or alcohol usually, too many yes men who feed your ego, या loss of a desire to improve. Yes. How do you increase a desire to improve? अंदर से आता है यार, उसे आप फेक नहीं कर सकते, बिकॉज ये बात शायद लिसनर्स को 2 बार सुननी पड़ेगी। There is a difference between wanting it and wanting to want it. Do you get it? Yeah. So वो अंदर से ही आना चाहिए। There's a difference between wanting it and wanting to want it. Yeah. Very nice. Make sense? But ये समझाओ, wanting to want it क्या होता है? इसका मतलब मैं रणवीर को देख रहा हूँ, रणवीर ने XYZ कंपनी स्टार्ट किया है, इंडिया का बिगेस्ट पॉडकास्ट है, मुझे भी ये करना है, वर्सेस मुझे भी ये करना है, और वो जो सपना है वो इतना बड़ा है कि वो मुझे रात को ठीक से सोने नहीं देता। फिर मैं उस सपने को ब्रेक डाउन करूँगा, एक्शनेबल स्टेप्स, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। एवरी मोमेंट ऑफ योर डे आप उसके बारे में सोचते हो, दैट्स द ओनली थिंग गोइंग ऑन इन योर हेड, दैट इज़ एक्चुअली वांटिंग इट। वर्सेस हाँ यार रणवीर कर रहा है, काफ़ी अच्छा होगा, मुझे भी वो करना है, विल बी गुड, मज़ा आता होगा। इंटेंसिटी, पैशन इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर आई थिंक। मतलब मेरे अर्ली करियर में मेरी इंटेंसिटी आई मेरे गुस्से की वजह से, बट व्हेन आई वाज योर एज आई वाज अ लॉट एंग्रियर देन यू। आई डोंट सेंस टू मच एंगर इन यू, बट आप हो एंग्री, गुस्सा है अंदर। सी मैं ह्यूमन हूँ, इसीलिए एंगर एज एन इमोशन एग्जिस्ट करता है, पर वो इतना बाहर नहीं निकलता। सो अगर आपकी इंटेंसिटी गुस्से से नहीं आ रही और कहाँ से आ रही है? पैशन से आ रही है। मैं आज जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ना, हाँ हमने बहुत डीप बातें की, राइट, माइंडसेट के बारे में बात किया, माम्बा मेंटालिटी, सेल्फ डाउट की बात की, सबका कोर क्या है? इट्स पैशन, इट्स द लव फॉर एक्चुअली डूइंग दीज थिंग्स। जापनीज़ ले लो, वीडियो क्रिएशन ले लो, ट्रेनिंग ले लो, न्यूट्रिशन ले लो, मुझे ये सारी चीज़ें करना दिल से पसंद है, आई लव इट। मैं आपसे ये पूछने वाला था कि पैशन कहाँ से आ रही है, बट देन आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपके जापान ट्रैवल से आ रही है। नहीं, नाउ आई फील लाइक सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, राइट, सेल्फ डाउट, दिस दैट, पैशन, आई थिंक ये एक सर्कल है, पर कोर पैशन है। I'm trying to get to the answer of how does one create intensity within oneself, because ये एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है। I'll tell you how. It is by mastering a thing. वो जो पैशन है वो डे 1 पे नहीं आती, मंथ 1 पे नहीं आती, ईयर 1 थोड़ी सी आने लगती है, ईयर 5 वो और इंटेंस होती जाती है। अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पर मैं अपनी खुद की लाइफ इन चीज़ों के बिना विजुअलाइज ही नहीं कर सकता, पर डे 1 पे ये सब नहीं था। डे 1 ऑफ लर्निंग जापनीज़ ABCD उस दिन पे पैशन नहीं थी,
क्यों होगी कैसे होगी पैशन? इसीलिए पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, अगर आपको एक चीज़ में सक्सेसफुल बनना है, यू नीड टू स्टिक टू इट. बोर्डम आएगा, स्ट्रगल्स आएंगे, स्टिक टू इट. इफ़ यू डोंट स्टिक टू इट, हाउ विल यू फॉल इन लव विद दैट थिंग? दिस इज लाइक अगर आप 3 गर्ल्स को देख रहे हो, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर, वीक 1 एक दूसरी गर्ल, वीक 2 दूसरी गर्ल, तो यू आरंट गेटिंग डीप इनटू अ रिलेशनशिप, राइट? बहुत कैजुअल है. तो हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इवन विथ योर हॉबीज. आई गेस ये एक अच्छा टेक अवे हो सकता है. ये की है या क्योंकि वरना पैशन नहीं आती. डिड यू हैव द सेम पैशन फॉर पॉडकास्टिंग ऑन डे 1? नो, पता भी नहीं था कि ये क्या है. करेक्ट. अभी समझाऊं कि ये आर्ट फॉर्म है. करेक्ट. वीक 1 पैशन थी, मंथ 1 नहीं थी, राइट? उस एक महीने में लेट से तूने 30 पॉडकास्ट शूट किए, सारे एन्जॉयबल थे क्या? थोड़े स्ट्रगल्स आए होंगे, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आए होंगे, राइट? बट यू कंटिन्यूड. कितने पॉडकास्ट शूट किया अभी तक? 900 पॉडकास्ट. गूज़बम्स. दैट इज़ ब्यूटी, दैट इज़ मास्टरी. अब दिल के अंदर पैशन है पॉडकास्टिंग के लिए. अभी तो आर्ट फॉर्म है. आर्ट फॉर्म है, राइट? टेक्निक बिकम्स आर्ट आफ्टर अ पॉइंट. यस. एंड यू नो व्हाट आर्ट इज? एनीथिंग डन फॉर इट्स ओन सेक. ब्यूटी. राइट? वाह. राइट? जापान. फिलोसोफर एट हार्ट. ये आप सीखते हो जापान से एक्चुअली. आई गेस यार. वहाँ जब आप कोई किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो, अगर अच्छा रेस्टोरेंट है तो वहाँ के शेफ्स ना बस खाना बनाने के लिए खाना बना रहे हैं. स्पॉट ऑन. वहाँ के टॉयलेट क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनिंग एक मैजेस्टिक जॉब नहीं है, नोबल जॉब नहीं है, बट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज. वेरी इंस्पायरिंग. अपने लक्ष्य देखिए क्या? नहीं. I'd love to know what you think of Laksh. You don't need to see Laksh, first of all. Okay. I think it's guys who are lost in life, people who are lost in that need to see Laksh. But वो मूवी ना एक बहुत कोर मेमोरी रही है, कोर philosophical pillar रहा है मेरे लिए. And when it had released, it wasn't a hit. It wasn't an appreciated film. मैंने फरहान अख्तर को भी शो पे थैंक यू बोला. Thank you for making that. That creativity was channelized through you, फरहान अख्तर. ऋतिक रोशन से भी मिला था शादी में, अंबानी वेडिंग, एंड उनको भी यही कहा कि थैंक यू फॉर प्लेइंग दैट पार्ट, क्योंकि आई वाज लॉस्ट इन लाइफ एंड देन आई सॉ लक्ष्य. कुछ तो बदल जाता. एंड आई रीवॉच लक्ष्य एवरी ईयर. बट समवेयर ऑन द इनसाइड मुझे पता है कि मैं लक्ष्य इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, एंड दैट एंगर कैन गेट चैनलाइज्ड, व्हिच इज व्हाई आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू मच. यू आर नॉट अ वेरी एंग्री गाय इनहेरेंटली, बट एंग्री लॉस्ट पीपल शुड वॉच दैट फिल्म. ऐसी कोई फिल्म है आपकी जो नहीं, मैं फिल्म से इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ नहीं करता. डू यू थिंक कि किसी चीज़ से इंस्पिरेशन ड्रॉ करना ज़रूरी है ये सब चीज़ों के लिए, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंटेंसिटी विद इन वन सेल्फ? ज़रूरी नहीं है, पर वो सारे आर्ट फॉर्म्स, फिल्म्स आर ऑल्सो आर्ट, तो आर्ट फॉर्म्स आपको वो अनलॉक करने में मदद कर सकते हैं. लेट्स से आप खुद से भी वो सब एक्सप्लोर कर सकते हो. म्यूज़िक, मूवीज़, थिएटर, ये उन सारे अनलॉक चीज़ों को और इंटेंसिफाई करता है, एंड इट हेल्प्स यू गेट देयर ऑन अ डीपर लेवल. मेरे लिए एक एग्जांपल, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक. मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ. एक बंदा जो अपने बेडरूम में बैठा है, कोई लिरिक बोले बिना आपके अंदर एक इमोशन क्रिएट कर पा रहा है. हाउ ब्यूटी. तो मैं म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ. मुझे म्यूज़िक एज अ हॉबी, म्यूज़िक सुनना एज अ हॉबी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बहुत म्यूज़िक सुनता हूँ. मेरे जो भी लॉन्ग वॉक्स होते हैं, इट्स जस्ट मी, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, आई जोन आउट, और मुझे खुद के बारे में इतनी डीप चीज़ें पता चलती है. आप किस टाइप का इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनते हो? सो बहुत कैसे बोलो, क्लासिकल, एम्बियंट, वेस्टर्न, क्लासिकल, इंडियन? नहीं, वेस्टर्न क्लासिकल. ओके. सो फॉर एग्जांपल ओपेनहाइमर साउंड ट्रैक, इंटरस्टेलर साउंड ट्रैक. फिर एक बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट है टोनी एंडरसन, सब जाके चेकआउट करो. नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, नॉट एवरीबडीज टेस्ट, मुझे बहुत पसंद है एम्बियंट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. इवन वाइल स्क्रिप्ट राइटिंग मुझे बहुत मदद करता है. मैं एक अलग ही जोन में चला जाता हूँ. एक और आर्टिस्ट है फ्लॉड मैंगोज. आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है ऐसे मैंने सुना है रील्स की वजह से, पर आई डिस्कवर्ड हिम वे बिफोर दैट. जैज सुनते हो? नहीं. Okay, it's a slightly older guy trip. I never thought I'd listen to jazz. Okay, like in my life. I'm sure many people feel like that. जैज मैंने बहुत रैंडमली डिस्कवर किया क्योंकि मैंने एक पिक्सार की एनिमेटेड फिल्म देखी थी, सोल,
जहाँ उन्होंने जैज़ की क्रिएटिविटी के पीछे क्या चलता है कि मैथमेटिक्स है जैज़ में, विजुअलाइजेशन होती है जैज़ में, बहुत ज़्यादा जुगलबंदी होती है जैज़ में. So for example, if I'm playing one instrument, you're playing another instrument, you'll understand how to sync up with it. मतलब जो आप और मैं कॉन्वर्सेशन में कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बातचीत. और किसी दूसरे एक्सटर्नल जैज़ ग्रुप की बातचीत देखकर जो आपको फील होता है वो होती है जैज़ की फीलिंग. What it helped me with as an older guy was ये जो इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं, गुस्सा, लगन, मोटिवेशन, ऑल दीज थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था मेरे में. एंड देयर वाज सो मेनी गोल्स दैट एवरीथिंग वाज कंफ्यूजिंग. और जैज़ ना मेरे में क्लैरिटी लाता था. आई वुड जस्ट लिसन टू इट एंड आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक आई यूज्ड टू गेट माय आंसर्स थ्रू जैज़. तो इट हैड बिकम एन ओल्डर गाय ट्रिप एंड आई डोंट लिसन टू इट थ्रू आउट द ईयर. जब ज़रूरत पड़ती है तब, जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ या गुस्से में होता हूँ तब जैज़ सुनता हूँ. और थोड़ी वो अमीर वाली फीलिंग भी आती है. Love that. But important, I feel every older guy will listen to jazz at some point. Older person. Applies to Gen Z also? Yeah. Applies to girls. Girls love guys who listen to jazz. Life hack. Take notes. I'm pretty sure there are Gen Z. It's the same, it's an extension of what you're saying. It's instrumental music but with a little more softness. Yeah. Less intensity. Yeah. But same, जो आप कह रहे हो, exactly the same. Yeah. Same reason people watch anime, I believe. वही कि okay, and I'll tell you why I'm talking about all these things. पहले हमने बात करी फिटनेस के बारे में, थोड़ी मेडिटेशन की बात हो गई, 2025 की बात हो गई, साकेत को जाना. And what I've figured is that आपके अंदर एक inherent intensity है, but मान लो एक मोमेंट के लिए उस intensity को as a ball of light visualize करो. For me, that ball of light for a very long time in my life has been fueled by anger. And I still think it's fueled by anger. Like I'm an angry person on the inside. I've just learned how to channelize it. Like honestly, एक चीज़ जो मुझे on a human level थोड़ी सी frustrating लगती है as a content creator also is that बहुत सारे लोगों को लगता है कि I'm a cutie and a sweet guy. But जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उन्हें मेरी कट्टरता के बारे में पता है. And they know the anger that's inside. The anger has created all this content. I've just learned how to channelize it over time. Do you think that's a bad thing? I think it's definitely harmed me in the long term. तो ये सब दिया है पर side effects भी आया है. Is that what you're saying? 100%. And Got it. I really don't like the anger I have on the inside. But ये बचपन से. Like my earliest memories in life are me being angry. So पहले से गुस्सा था. But वो light का ball मेरे में is fueled by anger. I'm just trying to understand what your light का ball is. And I got it. I figured it out. Like मुझे goosebumps वापस आ रहे हैं. Probably the third time this podcast. जब तू describe कर रहा था और जब तूने light of ball कहा, everything clicked. Love. It's love. For? Like वो answer नहीं, like you said, तेरा light of ball, तेरा energy source anger रहा है. For me it's love. Like I channelize that love into the things that I do. 1 millisecond के अंदर आंसर आ गया मुझे. But where is that love entering from? Is it from your parents? I think it's from my parents. Like ये conversation शुरू होने के पहले मेरे पास probably इसका आंसर नहीं होता, पर now that I analyze, I think it is my parents. क्योंकि they've always been very loving यार. मेरा पूरा बचपन बहुत अच्छा गया है, touch wood. सब कुछ अच्छा गया है. तो it has to be that. मैं बस ये पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि उस लव की वजह से मैंने बचपन में क्या क्या चीज़ें चालू की थी. मेरे बहुत हॉबीज थे. कार्डिस्ट्री पता है? कार्ड ट्रिक्स, कार्ड रूटीन्स, शफल्स, वो था. रूबिक्स क्यूब था. डिड यू नो अबाउट दिस? I didn't know you were. एक टाइम पे मेरी नेशनल रैंक 11 थी. एट एज 13. ऑब्सेसिवनेस, लव फॉर इट, फेल इन लव थ्रू द प्रोसेस. वो थी. क्रिकेट था, दिल से पसंद था. तो वो लव की वजह से क्या क्या मिला वो मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ, पर वो कहाँ से आया? आई गेस इट इज़ पेरेंट्स. आई गेस क्योंकि ये एक बहुत ही चाइल्डहुड ओरिएंटेड चीज़ है, राइट? डू यू बिलीव सो? ऑफ कोर्स. चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होता है ना वो. मतलब मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को एक बहुत क्रेजी चीज़ बोली थी. वो बोली कि जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ चलती है, किसी के भी दिमाग में, तो ऑन सम लेवल वो एक थॉट है. इट्स अ नेगेटिव थॉट, ठीक है? पर उस थॉट को अगर आपने सुनने की कोशिश करी, इट साउंड्स लाइक अ पर्सन इनसाइड योर हेड सेइंग समथिंग, बट कहीं ना कहीं वो किसी की आवाज़ है आपके दिमाग में, एंड आपको लगता है वो आपकी आवाज़ है,
but actually it's the voice of your memories from your parental experiences. Yeah. आपके बचपन में जो चीज़ें आपके पेरेंट्स ने आपको, अगर आपके पेरेंट्स ने डांटा होगा about something when you were very young, it stays as a bit of a negative voice in your self-doubt thing. I'm not saying that your parents put self-doubt in you, but जब आप बहुत छोटे होंगे, maybe आपके पापा या मम्मी आपको push कर रहे थे to be better. कुछ ना कुछ, yes, for sure. That's the negative thing. But you've been blessed enough to not have anger along with it. Yeah. You know? कभी नहीं था anger. So softly spread out कर दिया Yeah. into focus, into flow state, etc. Yeah. Can I ask you something? मैं बहुत curious हूँ That's इसीलिए fine, पूछ रहा bro. हूँ. Ball of क्या बोला था? Ball of light. Ball of light. For you it's anger. For me it's love. Are you a very pessimistic person? No. Okay. वो honestly ये मम्मी की वजह से हुआ. Okay. Like and again life experiences. Mm. Did judo. Mm. That was my beer biceps. Mm-hmm. जो आपके लिए Rubik's cube था. तो मार्शल आर्ट्स आपको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देता है एंड आई वन मेनी कॉम्पिटिशंस बिकॉज ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक. Yeah. जो आपके टीनेज लाइफ एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स बन जाते हैं. So एक spectrum पे optimistic. I think definitely in reaching age 31 and seeing the crap of the world, थोड़ा सा optimism कम Crap of the हुआ है. world. Yeah, I miss being 24 on some level. 25, 24. You're more ballsy almost. पता है हम अंकल्स आंटीज को देख के कभी कभी ये सोचते हैं कि रिस्क क्यों नहीं लेते आप. Yeah. Now you understand that better. You're like अच्छा दुनिया होता है. I guess मेरा time आएगा. Maybe I hope not. Yeah. I pray not. देखते हैं. Yeah. But ये जो जब कोई खुद को चैलेंज करते रहता है ना, that growth mentality in the long term will show you the dirt of the world also. Yeah. It's part of like the growth. Yeah, I don't know. Philosophy. Philosophy. Yeah. कहाँ से कहाँ चले गए. You know, मैं मानता हूँ कि लोग पॉडकास्ट इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब ऐसे डीप कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, सुनने वाला भी खुद के साथ डीप कॉन्वर्सेशन कर रहा है कि यार मेरे लिए क्या है बॉल ऑफ लाइट. और ये करना चाहिए अगर लोग नहीं कर रहे हैं. Yeah. It's the point of podcasting, I feel. That's why you said you like conversational podcasts. Yeah. अंदर ही अंदर आप खुद से भी कॉन्वर्सेशन कर. 100%. प्लस पॉडकास्ट से ना आपको अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. आई थिंक लाइफ एक बहुत ही कोर फंडामेंटल लेवल पे इट इज़ जस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि रियलिटी न्यूट्रल होती है. करेक्ट. वाह. यू आर बॉर्न वाओ. लाइक आई एम लुकिंग एट यू, आई एम लुकिंग एट दैट वॉल. दैट्स अबाउट इट ना, वही रियलिटी है. पर हमारे पर्सपेक्टिव्स की वजह से हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को फीलिंग्स देते हैं, इमोशंस देते हैं, अटैच करते हैं. लेट्स से हमारा कुछ बीफ हो गया, आई विल लुक एट यू, रणवीर बैड, एंड देन वी मूव ऑन इन लाइफ. तो पॉडकास्ट से हमें लाइफ नेविगेट करने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं. एंड इट्स लाइक आप अपने दिमाग में जो भी पिगी बैंक है उसके अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव सेव कर रहे हो. इफ़ यू हैव 1000 पर्सपेक्टिव्स और एक ऑब्स्टिकल आता है, क्योंकि आपके पास इतने सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, आप सही पर्सपेक्टिव चूज करके उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो. यू गेट अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट इट. दैट्स व्हाट पॉडकास्ट डू टू मी एट लीस्ट. सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग भी शायद यही है. इट्स इफेक्टिवली व्हाट यू एक्सप्लेन्ड. कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं. That's why we don't have access to all our memories. If we did, we would go crazy. Yes. But probably our subconscious mind has access to all the things you ever consumed. It does. I can't prove it, but deep down, I think it does. Yeah. You know, for me, that's why sports is more enjoyable with age. Especially cricket. आप cricket fan हो? बहुत बड़ा fan हूँ. देखते हो? बहुत बड़ा fan cricket का. Yeah. अभी भी देखते हो? हाँ. World Cup के बाद थोड़ा sad हो गया था, but अभी भी देखता हूँ. You know, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है आपके लिए भी, लिसनर्स के लिए भी. Let's take the example of cricket, but you can spread it out to football, chess, whatever. हम sports क्यों देखते हैं? And that's a very subjective answer for everyone. One way of saying it is ये evolutionary psychology है कि sports is a simulation of war, and that's why guys are more tuned into watching sport, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खून में युद्ध है. क्या theory है? That's good. I had spoken about this to KL, Hardik. They agreed. Sports is a simulation of war. Wow. It's a legal form of war, and no one has to die. That's crazy. But and that's the primal thing inside. You don't know why you're watching sports. Like I've got my girlfriend to watch a lot of sports, my mom to watch. It takes some time for them to understand why guys watch so much. Then they get it after a point once you explain it to them. But guys, since the time you're a kid, छोटे बच्चे हो, you don't know why you're watching cricket, but you like it. Exactly. Maybe it's dad watching cricket. Why is dad watching cricket in the first place? Why do I like sitting next to him and analyzing this?
It's just a ball and a bat, but it's beautiful. Have you figured out an answer ये वॉर का तो डेफिनेटली other than that? मोटिवेशन मिल जाती है मुझे. Hmm. एंड पर्सनली फिर एक सब्जेक्टिव एंगल आ जाता है कि माई रीजन फॉर वॉचिंग स्पोर्ट इज मुझे ह्यूमन स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं. Hmm. ये नितिश रेड्डी ने जो सेंचुरी स्कोर करी, उनके पापा स्टैंड्स में बैठे रो रहे हैं सेंचुरी के टाइम, क्योंकि उस मोमेंट में नितिश रेड्डी के पापा उनकी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे थे. 100%. और उनके खुद के बचपन के बारे में भी सोच रहे होंगे कि यार बचपन में नहीं सोचा होगा कि मेरा खुद का बेटा एक दिन MCG में 100 स्कोर करेगा. Gukesh. गुकेश, Oh my god, goosebumps. उनके पापा का जो वीडियो आउटसाइड, Yeah. सेम थिंग. Yeah. तो ये स्टोरीज की वजह से मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है. Hmm. बट क्रिकेट, Cricket. कौन है आपके फेवरेट क्रिकेटर? Virat Kohli. मेंटालिटी. Mentality. Yeah. कि वो भी हमारी तरह थोड़े से साइको है. हाँ, थोड़े ऑब्सेसिव लोगों को, मतलब आई थिंक ही इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग. मैंने वैसे बात नहीं किया है, होपफुली तू एक दिन करेगा, या सून होपफुली. पर फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल ही इज़ अ वेरी मिसअंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि उसके दिमाग में बहुत डीप चीज़ें चल रही होगी यार, जो आई डोंट थिंक हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस लेवल पे. हमें खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा टू रीच दैट लेवल. बट इट्स विराट कोहली. ऑरा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. एंड आई थिंक जिस दिन कोहली रिटायर होगा मैं थोड़ा सा सैड होऊंगा. या डेफिनेटली. प्लस कोहली के साथ ना अभी एक चीज़ स्ट्राइक हुई. एक और चीज़ है कि मैं क्रिकेट को बचपन से फॉलो कर रहा हूँ. मेरे जो अर्लीस्ट मेमोरीज है उसमें भी क्रिकेट इन्वॉल्व था. जब कोहली जस्ट RCB में आया था, रिमेंबर, उस टाइम पे कोहली आज का ग्रेट कोहली नहीं था, पर उसने खुद के ऊपर काम किया. ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ. और वो जो जर्नी थी वो हम सबको देखने को मिली. और वो जर्नी देखने की वजह से और वो जर्नी फॉलो करने की वजह से मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही टैलेंटेड था, राइट, बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. ऑन सम लेवल आई फील कि आपकी रीजन फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स इज द सेम एज माइन. या वही स्टोरीज ऑफ पीपल, आई गेस. या राइट. पॉसिबल. डू यू एंजॉय वॉचिंग यंग क्रिकेटर्स एंड द जर्नीज? कि मेरे लिए एक बहुत, मतलब आफ्टर वॉचिंग द ग्रेट्स लाइक कोहली, आई लव फॉलोइंग वॉशिंगटन सुंदर, नितिश रेड्डी, ऋषभ पंत, ऑल दीज गाइस. मुझे बस देखना कि इनकी ये कैसे हैंडल कर रहे हैं अर्ली सक्सेस इन लाइफ को, बहुत कम उम्र में इतना ज़्यादा फेम. या लाइक व्हाट आर दीज गाइस थिंकिंग? Like it's difficult for us as, at least I don't know about you, it's a little difficult for me as a YouTuber to manage this, and YouTube is nowhere close to the quantity of fame that cricket brings. कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग? पर हाँ, वो स्टोरीज़ का फैक्टर हो सकता है. एंड इवन यंगस्टर्स, क्योंकि मैं टेनिस को भी काफ़ी फॉलो करता हूँ. अल्कराज इज़ अ यंगस्टर. जब उसने उसके आइडल जोकोविच को पहली बार हराया, आई गॉट अ लिटिल इमोशनल. मतलब एक ऐसा बंदा जो जब एक छोटा सा बच्चा था तो टेलीविज़न के सामने अपने आइडल को टीवी पे देखता था. 20 सालों के बाद वो उस आइडल को एक 1-on-1 गेम में हरा रहा है. दैट इज़ द इंटेंसिटी एंड दैट्स क्रेजी. स्पोर्ट्स इज अमेजिंग यार. ये मामा मेंटालिटी की बात कर रहे थे हम. देयर इज अनदर गाय जिनकी आंखों में, मैं लोगों की आंखों की वजह से क्रिकेट देखता हूँ. देयर आर 2 गाइज जिनकी आंखें मैंने नोटिस की है, तिलक वर्मा एंड यशस्वी जायसवाल. जब ये दोनों बैट कर रहे हैं, इनकी आंखों को नोटिस करो. दैट इज मामा मेंटालिटी, दीज 2 गाइज. और ये ना, आई नो दैट दे आर, यशस्वी डेफिनेटली अगले 10 सालों के लिए टीम के ओपनर रहेंगे, एंड तिलक वर्मा आई थिंक नंबर 3. The number 3 place is going to be inherited by him once Kohli is out in all 3 formats, क्योंकि मामा मेंटालिटी. पर वो भी है यार, क्रिकेट को लेके ना मैं अपने चाइल्डहुड हीरोज़ को धीरे धीरे रिटायर होते हुए देख रहा हूँ. और उस वजह से मैंने पिछले 1 साल में इतना क्रिकेट नहीं देखा है, एंड दैट फील्स बैड. इवन अभी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया, क्योंकि इट हर्ट्स यार. डीप डाउन थोड़ा बुरा लगता है. उनके रिटायरमेंट के साथ बचपन भी रिटायर कर रहे हैं. एंड आई रिमेंबर, मैं जब छोटा था तब मेरे पापा ये बोलते थे कि हमारे टाइम पे गावस्कर, अब वो नहीं खेलते तो मैं इतना फॉलो नहीं करता. फिर मुझे समझ में नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे आ रहा है एज आई एम गेटिंग ओल्डर. हाउ डू यू फील अबाउट एजिंग? सो
खुद के एज को मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता, पर आई एम नोटिसिंग कि जैसे मेरी एज बढ़ रही है, पेरेंट्स की एज भी बढ़ रही है, एंड दैट्स अ न्यू फेज ऑफ लाइफ. एंड प्रॉबली अगले 5-10 साल शादी, बच्चे, वो कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि आई एम नो लॉन्गर 19, 24, नेक्स्ट ईयर विल बी लाइक प्रॉपर mid-20s. तो वो कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता है, पर आई नो कि मैं मैनेज कर पाऊंगा. 30 का मार्क कैसा लगता है? 30 का मार्क एज इन एट एज 30 लाइफ कैसे दिखेगी और हाउ आई फील अबाउट 30 राइट. You're at 24, एज 30 दिख रहा है, दूर है थोड़ा सा, राइट? क्या लग रहा है देखकर? लव, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, एंड मैं अभी जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो कहते रहूँगा एट अ मोर इंटेंस लेवल विथ मोर पैशन एंड लव. उन चीज़ों में मैं और मास्टरी अचीव कर पाऊँगा, क्योंकि 6 साल और इमेजिन 7.5 + 6 more years, ऑल दीज थिंग्स कंपाउंडेड. तो अच्छा दिखता है वहाँ पे. 30 है ना, लाइक मुझे ऐसे डर नहीं लग रहा. आई एम फेसिंग इट विथ ऑफ कोर्स ओवरवेलमिंग है यार. अगर नहीं होता तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता. थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, बट इट इज़ अ हैप्पी प्लेस. क्या है ओवरवेलमिंग? द अननोन. जो अभी तक हुआ नहीं है, वो जो सबको होती है, एग्जाम के पहले भी होती है. क्यों होती है? प्रेपरेशन किया है, पर वो अभी तक हुआ नहीं है. ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था. लीडिंग अप टू वॉकिंग इनटू द स्टूडियो बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि वो एंटिसिपेशन होता है कैसे प्ले आउट करेगा. दैट्स ऑल बिकॉज वो अभी तक हुआ नहीं है, पर आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग. अब बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट हो. दैट्स व्हाट आई फील once you've neared the end of the episode. बहुत ज़्यादा sorted out इंसान हो, and you're leaving me with a lot of like inspiration as well as again positive envy. Like I want to change my ball of light from anger to love. You know, शायद हो जाएगा 30s में, maybe family life के start होने के बाद. Yeah, मैं वही बोलने वाला था. I think on some level you have to have kids and all to really switch from anger to love. Only one way to find out. वापस बात करेंगे 10 सालों के बाद, फिर ये एक्सप्लोर करेंगे. आपके साथ ना ऑनेस्टली हर साल मैं एक पॉडकास्ट कर सकता हूँ. आप एक ऐसे इंसान, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो. विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, 110% श्योर. ओह या. बट जाने से पहले एक छोटी सी सेक्शन प्लान करके रखिए. इट्स अबाउट 2025, क्योंकि बहुत सारे लोग ये वाला एपिसोड 2025 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. Do you want to bring it back down to fitness, or do you want to talk about growth, or do you want to talk about both? Both. Okay. 4 sentences में समझाइए कि एक आइडियल 2025 कैसा होना चाहिए मेरे लिए या एक एवरेज ह्यूमन. जनरल जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए. उनके लिए 4 sentences में. 4 sentences. ओके. डेली वेट ट्रेनिंग, क्योंकि उससे फिजिकल हेल्थ टिक होता है. डेली मेंटल ट्रेनिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग, आपको जो करना है वो करो. स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, मम्मी पापा हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज इट्स गुड फॉर योर हार्ट. एंड क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम. डूम स्क्रॉल करना बंद करो. सीरियसली, सिंगल बिगेस्ट हैबिट दैट विल चेंज पीपल्स लाइव्स. पोटेंट. आपने बहुत एक्शनेबल ओरिएंटेड एडवाइस दी. Not you said 4 sentences. It's great, it's great. And you went for the actionables. Bam. Do it. I don't think और कुछ बचा भी है. I think कि अगर लाइफ एक्चुअली इम्प्रूव करनी है या ग्रोथ चाहिए लाइफ में, सिंपल चीज़ों पर फोकस करो. These are all simple things. वही प्रॉब्लम है ना, लोग ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सारी चीज़ों को. Again, one more question. अभी ये फिटनेस रिलेटेड है. मान लो अगर आपके छोटे भाई होते जो अभी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको 4 pieces of advice दीजिए in 4 sentences. वो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहा है. ओके. सबसे पहले हर रोज़ जिम जाओ, बिकॉज उससे हैबिट बिल्ड होगी. मैं एक्सपैंड कर सकता हूँ कि उस पर क्या करना है, व्यूअर्स को भी थोड़ा ईजी होगा. Go for it. पुश पुल लेग्स करके एक स्प्लिट होता है. पुश पे आप चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, पुल पे बैक, बाइसेप्स, लेग्स पे लेग्स. हर मसल ग्रुप के लिए एक एक्सरसाइज पिक करो, स्टिक टू इट, मास्टर इट एंड ट्रैक योर वर्कआउट्स. फ़ोन के नोट्स ऐप में एक न्यू नोट बनाओ, आपने आज जो किया उसे ट्रैक करो. एक सेट करो, घर जाओ, रिपीट एवरी डे, पुश पुल लेग्स, पुश पुल लेग्स. 2,
छोटे भाई के लिए न्यूट्रिशन ट्रैक करो, फंडामेंटल्स, बॉडी के अंदर जो भी जा रहा है, किचन वेइंग स्केल और एक फूड ट्रैकर आपके थ्रू ट्रैक करो एंड स्टे कंसिस्टेंट। 3, डू योर कार्डियो, क्योंकि हाँ बड़े बाइसेप्स होना अच्छी बात है, पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप इन योर बॉडी इज़ योर हार्ट। और अगर आप कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे तो आप बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस ये सब क्यों कर रहे हो? कार्डियो सिंपल, चलो, इट इज़ फ्री, एक्सेसिबल, हर कोई कर सकता है, कोई रिकवरी इम्पैक्ट नहीं आता। 10,000 स्टेप्स इज़ अ गुड गोल। एंड 4, एन्जॉय द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि जब आप 10 सालों के बाद वापस डे 1 पे देखोगे तो आप उस दिन वाली फिजिक अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप वो जर्नी अप्रिशिएट करोगे। सो मेक श्योर टू हैव अ गुड टाइम। मैं एक 5th फैक्टर ऐड कर दूं छोटे भाई के लिए, क्योंकि ये मेरी एक बहुत बड़ी रिग्रेट है। प्लीज। आई डिडंट स्ट्रेच फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन माय लाइफ। या और यार ये एक बहुत छोटी सी स्विच है एंड यू डोंट रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग अर्ली ऑन, या बट लेट 20s दैट लैक ऑफ स्ट्रेचिंग किक्स इन अ लॉट। या एंड एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ मेरे आसपास के सारे फ्रेंड्स सारे सिर्फ स्ट्रेचिंग पर फोकस कर रहे हैं। या Sometimes they're not even focusing on weight training, they're just focusing on the stretching. I feel started early. या दैट्स गुड, गुड एडवाइस। अब फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस कर तो सो मेरा जो वेट ट्रेनिंग है, बिकॉज आई डू एवरीथिंग इन अ फुल रेंज ऑफ मोशन, तो वो एक प्रकार से वेटेड स्ट्रेचिंग ही होता है, तो मेरी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक मैं अपने सिर को नीज पे टच कर सकता हूँ। वाह। सो वेट ट्रेनिंग टेक्स केयर ऑफ दैट। Do you feel कि you have to add anything with age? स्ट्रेचिंग नहीं, just generally, it doesn't have to be stretching. with age? No. What are you feeling right now in your body? I do feel less energy compared to when I was 17. 17 साल की उम्र में मैं 3-4 घंटे भी जिम में बिता सकता था एंड आई वुड स्टिल बी ओके, पर आज मुझे थोड़ा सा माइंडफुल रहना पड़ता है और 30 to 45 मिनट सेशंस आर द स्वीट स्पॉट, ये लगता है। टीनेज डेज में जो भी स्टूपिड शिट किया है उसकी वजह से जॉइंट्स थोड़े से, ये देखो जॉइंट्स थोड़े से लाइक इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, इसीलिए उन पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैं कर नहीं सकता, सो आई हैव टू वर्क माई वे अराउंड दैट, दैट्स व्हाट आई एम नोटिसिंग। प्लस फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा टाइटन अप होती है। ये स्ट्रेचिंग से फिक्स डेफिनेटली होगा, पर आई डू फील लाइक ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। एक कोट है कि द बॉडी कीप्स द स्कोर, ऐसा कुछ है, तो आई एम श्योर दैट्स ट्रू। तो रणवीर ने जो 5th टिप ऐड किया है उसे इंक्लूड करना। मैं बोल नहीं पाया बिकॉज मैं खुद वो करता नहीं हूँ। सो मैं एक रिग्रेट की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। आई थिंक इट्स रियली गुड एडवाइस, रियली गुड। एंड ऑनेस्टली मैं ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे ये नहीं बताया, या एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस व्हिच आई वाज नॉट गिवन। Like, you know, the sad thing, and this I've seen in the yoga world as well, लोग अपने फिटनेस टेक्निक में पूरी तरह से इमर्स हो जाते हैं, बट there's benefits to be gained from different fitness worlds also. My meaning is, जो लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं भी ओरिजिनली वेट ट्रेनिंग के स्कूल से हूँ। I used to almost look down upon yoga, and then once I started doing yoga, there was a part of me that looked down upon weight training, and with age I've realized नहीं दोनों चाहिए, yeah. That's the thing. But again, the yoga people will claim that नहीं strength training की ज़रूरत नहीं है, and the strength training guys will claim that नहीं योगा की ज़रूरत नहीं है. But the truth is you need to have a bit of everything. Definitely. Yeah. Definitely. For me, at this stage, it's all about balance, like well-roundedness. Like that's what fitness becomes also in your early 30s. बहुत कुछ बदलता है. I think ये ना अगेन लड़कों को कोई नहीं बताता, but बॉडी बहुत बदलती है लेट 20s अर्ली 30s में, और अचानक से बदलती है एकदम. जस्ट आप एज अ 30-year-old उठोगे सुबह में, and there'll be neck pain, there'll be back pain, even if you're taking care of yourself. Like this I've seen across, and ये एक बहुत common conversation भी बन जाती है आदमियों में. Guys who are 30s में है, especially guys who've like taken care. The guys who are not taking care of themselves, they are group B. हाँ, मतलब वो conversation भी नहीं करते. But the guys who've taken care of themselves are aware of their own bodies. So everyone's having this conversation of yeah, shoulder pain हो रहा है, back pain हो रहा है, even if you've taken care of form and all that. It's just the outcome of human life. वो emotions get stored. Yeah. Okay, back to the 2025 fitness plans. एक छोटी सी गेम खेलते हैं. हम यहाँ डाइट प्लान्स नहीं दे रहे, बट बहुत क्विक फायर डाइट एडवाइस दे रहे हैं, जनरली साइकोलॉजिकल डाइट एडवाइस. Okay. ये ज़्यादा ज़रूरी है. Okay. कुछ डाइट प्लान्स मिल जाएंगे दूसरे Yeah. पॉडकास्ट में, यूट्यूब पर. आप एक पॉइंट बोलो, मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, हम 3 बार ये करेंगे.
Okay, I'll start. घर पर शुगरी ड्रिंक्स मत रखो. हंगर, भूख, ये सिर्फ एक सेंसेशन है. यू डोंट हैव टू एड्रेस इट. मुझे अभी भूख लग रही है, पिछले 2-3 घंटों से भूख लगी है, पर इट्स जस्ट अ सेंसेशन. खुजली होती है ना, खुजली को आप कभी ऑब्जर्व करो, वो चली जाएगी. हंगर सेम है. खाना पेट्रोल है, प्लेजर नहीं. लव दैट. सिंगल इंग्रेडिएंट फूड सोर्सेज खाओ. फॉर एग्जाम्पल एग्स, फॉर एग्जाम्पल चिकन, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज. थर्ड साइकोलॉजिकल टिप. कभी कभी अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स को ना कहो व्हेन इट कम्स टू फूड. दैट इज गुड. अक्सर ना जो लोग वेट लॉस नहीं कर पाते, उनके पेरेंट्स उनको मोटा रख रहे हैं. प्यार से ना कहो. दिन में 2 ऐसे टाइम्स चूज करो जिसके बाहर आप खाना नहीं खाओगे. 2 30-minute विंडोज, उससे आपका कैलोरी सिचुएशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. वाह वाह. या स्ट्रिक्ट रूल 12 PM एंड 7 PM. उसके बाहर आप कुछ नहीं खाओगे. 6 इजी रूल्स, नाउ गो लूज वेट. एक बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगा अब, बिकॉज वी कवर्ड सम ऑफ द बेसिक्स. एंड आपने कहा कि आप एक्चुअली इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करते. ओके, बट आप स्टिल यूट्यूब यूज़ करते हो, राइट? जैसे एक ज़माने में कहते थे कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद. फिर लोग कहने लगे कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 कंटेंट क्रिएटर्स यू कंज्यूम द मोस्ट. बट इन द एज ऑफ शॉर्ट कंटेंट, you don't just follow 5 content creators, you might follow like 1,000. So the way I look at it is that you're an average of the 5 domains you follow roughly. And I genuinely feel कि आपके algorithm, खुद के personal algorithm की वजह से आपका subconscious mind definitely बदल सकता है. Like for me, अगर मैं मेरा फ़ोन खोलूँ, it's just sports based reels, motivation, it's just that. I'm assuming for you also it's some psychology, motivation. आई डोंट नो आपके एल्गोरिथम में क्या है. साइकोलॉजी, क्रिएटिविटी. सो मुझे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है. वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ इज़ बिकॉज ट्रेनिंग से ब्रेक लेने के बाद वो जो भी क्रिएटिविटी है उसे चैनल करने के लिए और ख़ुद को एक क्रिएटिव तरीके में एक्सप्रेस करने के लिए मैं ट्रैवल करता हूँ. क्योंकि ट्रैवल करते वक्त कोई कैमरा मैन नहीं रहता, कुछ लाइटिंग नहीं रहता, इट्स जस्ट मी. तो मेरे सोलो ट्रिप्स मेरे लिए क्रिएटिविटी चैनल करने का एक तरीका है. तो मेरे एल्गोरिदम में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है. और क्रिएटिविटी आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू नहीं ले सकते. आपको ऐसे चेयर में बैठ के कोई बंदा बता नहीं सकता 5 टिप्स टू मेक योर वीडियोस मोर. ये इट्स मोर ऑफ अदर आर्टिस्ट्स. तो उनका जो भी आर्ट वर्क है, उनका जो भी क्रिएशन है, उसे मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व और एनालाइज करता हूँ. और फिर अगले बार जब मैं ट्रैवल करता हूँ उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ. फिर भी साकेत गोखले ने वो फिटनेस की गेम कॉन्कर कर ली है टू द डिग्री वेयर यू आर टीचिंग अदर पीपल, राइट? ये वाली सेक्शन फिटनेस बिगिनर्स के लिए या इंटरमीडिएट्स के लिए. अभी ये एल्गोरिथमिक एंगल से, सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से, कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से, मैं मानता हूँ कि आपकी फिटनेस जर्नी मोल्ड हो सकती है आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब की वजह से. इस डोमेन में आप कुछ टिप्स देंगे एंड कंज्यूमर्स को. फॉर एग्जाम्पल, माई टिप हियर वुड बी टू डेफिनेटली फॉलो अ लॉट मोर फिटनेस कंटेंट क्रिएटर. अगर आपको ज़्यादा फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स दिख गए आपके इंस्टाग्राम फीड पर, आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी खाओगे. या वो जहाँ वो डिसीजन आप ले रहे हो कि मैं चॉकलेट फज खाऊँ या चिकन ब्रेस्ट खाऊँ, चिकन ब्रेस्ट को चूज़ करोगे. वैसे तो व्हाट इज़ योर एडवाइस? मेरी एडवाइस अभी भी यही होगी कि कंजम्पशन थोड़ा सा कम करो. पर अगर आपको करना ही है तो ऐसे क्रिएटर्स फॉलो करो जो आपको मोटिवेशन के साथ साथ पर्सपेक्टिव दे. क्योंकि पर्सपेक्टिव इज़ मोर पावरफुल उस सिचुएशन में जब आपको चॉकलेट खाना है. लाइक जब चॉकलेट आपके सामने है तो एक रिप्ड फिजिक देखने से अच्छा है कि आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव है टू कंट्रोल दैट क्रेविंग. तो ऐसे क्रिएटर्स फॉलो करो जो आपका माइंड थोड़ा सा एक्सपैंड करे, नॉट जस्ट फिजिक्स. क्योंकि आजकल एटलीस्ट इंस्टाग्राम, फ्रॉम व्हाट आई नो, बहुत ही ज़्यादा क्लीशे हो गया है. वो जो गाने का जॉनर होता है ना, फॉन्क कहते हैं. जो भी लिसनर्स है उनको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. पर वो फॉलो करने से क्या मिल रहा है यार?
दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. मतलब किसी के एस्थेटिक्स एडमायर करके, किसी की फ्लेक्सिंग एडमायर करके, लिटरल फ्लेक्सिंग. उससे अच्छा जर्नी देखो, एक्सपीरियंसेस देखो, पर्सपेक्टिव्स देखो. दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट इन द लॉन्ग रन. डू यू लिसन टू अमेरिकन पॉडकास्ट? या जो रोगन इसी वजह से सुनते हो? पर्सपेक्टिव्स की वजह से. हाँ, फ्रॉम अ फिटनेस लेंस. फ्रॉम अ फिटनेस लेंस. जैसे जब डेविड गॉगिन्स आ जाते हैं या ह्यूबरमैन आ जाते हैं, Yeah. you learn a lot more by not just listening to the content that they're dispelling, but वही conversation. 100%. Vibe क्या है इन दोनों के बीच? Yes, definitely. Perspectives powerful है. You become an outcome of what you choose to do in your free time. Yeah, वो भी plus I think scientific guidelines, fat loss कैसे करे, ये like we spoke, surface level पे सबको पता होता है कैसे करना होता है. इसीलिए मैं स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उससे हमें ज़्यादा वैल्यूएबल डेटा मिलता है टू नेविगेट इन आवर ओन जर्नी. जब वो ऑब्स्टिकल आता है, पता है कि वो खाने से मेरा कैलोरी बजट ऊपर जाने वाला है. दैट इज़ द साइंटिफिक गाइडलाइन हियर. और पर्सपेक्टिव होने से आप वो चीज़ ऑब्स्टिकल ओवरकम कर पाओगे. Do you feel we shared a good perspective on this podcast? So good. Yeah. एक बहुत एवरग्रीन पॉडकास्ट है ये. वेरी फ्यू पॉडकास्ट जहाँ मैं भी नहीं चाहता कि ये पॉडकास्ट एंड हो जाए, बट आई से दिस इन अ लॉट ऑफ माय एपिसोड्स. कभी भी पता चल जाता है, एक स्विच होती है मेरे दिमाग के अंदर, पता रहता है कि नाउ स्टॉप. बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक गोइंग ऑन एंड दिस इज अ गुड साइन फॉर अ सेकंड पॉडकास्ट. सो see you in around a year's time. देखना चाहूँगा कि आपकी ग्रोथ मेंटालिटी आपको एग्जैक्टली कहाँ तक लेकर जा रही है in a year's time. I'm very curious. I know for a fact कि age 24 Saket is going to be very different from age 25 Saket. So just curious to see where you are next year, bro. Me too. And very rarely मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है एक एपिसोड के थ्रू, वो भी किसी ऐसे इंसान से जो मेरे से कम उम्र के. Like you're much younger than me, but I'm almost feeling like I'm talking to an elder brother, and I think that's your aura. It's why people follow you also. Somewhere there's that elder brother energy. So thank you Japan, and thank you Oakley saab. Had a lot of fun. Thank you for having me, yaar. Yeah, Bucket list moment for me. I am just glad to be a part of your journey. Like if a guy like you has seen my content, that's a very deep form of validation for my work. So thank you, brother. Thank you.